हाय स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। राइट, हमने इससे पहले दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लैंथेनॉइड्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। राइट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे जो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी देखी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे? मैग्नेटिज्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कलर ऑफ लैंथेनॉइड्स। राइट, एंड कुछ हम रिएक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे और एलॉयज के बारे में भी। राइट, जो लैंथेनॉइड्स मेनली आयरन के साथ बनाते हैं। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट, ओके, फर्स्टली यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने दो और रोज ऐड करी हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की और एक कलर की। राइट, जो हम इस लेक्चर में यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। राइट, मैग्नेटिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो हम सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। राइट, और मेटल्स के केस में, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पहले पढ़े थे, जिन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो पैरामैग्नेटिक थे। राइट, इफ यू रिमेंबर, एंड दे वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वेयरएज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, राइट, या हम कहते हैं या उनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड थे या उनके ऑर्बिटल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, जीरो इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, वो डाईमैग्नेटिक थे। दैट मीन्स दे वर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। राइट, सो मैग्नेटिज्म, इसमें दो चीजें आएंगी। पहला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक आयंस इन दिस केस, और दूसरा है हमारा डाईमैग्नेटिक। राइट, नोट्स बनाते रहना साथ साथ। पैरामैग्नेटिक आयंस वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, इफ यू रिमेंबर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है। राइट, which in the magnetic field gets attracted. Right, whereas डाईमैग्नेटिक के केस में क्या होता था, अगर ये हो गया हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, ये ड्यू टू इट्स स्पिन, राइट, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। राइट, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है दैट इंटरैक्ट्स विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, राइट, ड्यू टू विच इट गेट्स अट्रैक्टेड। राइट, जब हम डाईमैग्नेटिक की बात करते हैं, इसमें अगर मान लो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ये एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। राइट, अब देखिए डाईमैग्नेटिक के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जनरेट करी, राइट, वही इस मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। राइट, सो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देती है। बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो रिजल्टेंट वुड बी जीरो। नो मैग्नेटिक फील्ड, सो दीज वुड बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दीज वुड बी रिपेल्ड। Why? Due to net zero magnetic field, right, and these would be attracted by the magnetic field. Right, so यहाँ पे हमें क्या मेन चीज हम क्या देख रहे हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जिसने एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, जिसकी वजह से it gets attracted to the external magnetic field. Right, so paramagnetism is due to unpaired electron. Right, so अगर किसी आयन के पास unpaired electrons हैं, then it is paramagnetic and it would be attracted by the magnetic field. अगर किसी के पास जीरो या paired electrons हैं orbitals में, right, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका diamagnetic. Right, I hope this much is clear. This is the basic. Right, और हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने एक और चीज देखी थी कि जो मैग्नेटिज्म था
दैट इज ओनली ड्यू टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो दो चीजों की वजह से होता है, राइट। एक होता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है इसके, राइट, सो एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, राइट, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, राइट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ये अपने ही एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा होता है ये इलेक्ट्रॉन, राइट, ऐसे ये स्पिन भी कर रहा होता है। सो एक मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ड्यू टू स्पिन, एक हो गया ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में क्या था, जो डी इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, डी इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो लिगैंड से इंटरैक्ट करते हैं, राइट। लिगैंड्स डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को, ऑर्बिटल, इस वाले ऑर्बिटल मोशन को दबा देता है, राइट। जब कोई नेगेटिव लिगैंड, राइट, डी ऑर्बिटल से इंटरैक्ट करता है तो उसका ऑर्बिटल मोशन को सप्रेस कर देता है, राइट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन is not considered in d block elements, right. Only magnetic movement due to spin was considered in d block elements. लेकिन लेंथेनॉइड्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि लेंथेनॉइड्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है f ऑर्बिटल में, कौन सी शेल की, इनर शेल की, राइट, इनर टू पेनल्टीमेट शेल। उस केस में जो d ऑर्बिटल थे वो थे पेनल्टीमेट शेल के, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ये जो f इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में है, ये एक्चुअल में n-2 शेल में है, राइट, इसके f ऑर्बिटल में है, राइट, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसके ऊपर n-2 शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, राइट, दे आर शील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हम ये बोलते हैं। तो इनका जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्वेंच्ड नहीं होगा या सप्रेस नहीं होगा, राइट। सो लेंथेनॉइड्स के केस में जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा ड्यू टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये जो f इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डीप इनसाइड द इलेक्ट्रॉन्स एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर कोई बाहर से कोई लिगैंड आता भी है किसी लेंथेनॉइड से बॉन्डिंग बनाने के लिए, राइट, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो वो उसके f ऑर्बिटल्स को इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा इतना कि वो उसका ऑर्बिटल मोशन ही जीरो कर दे, राइट, जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स में होता था। सो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यहाँ पे मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज ड्यू टू orbital motion and due to spin motion of the electron, right। जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता था ड्यू टू स्पिन, इफ यू रिमेंबर उसको हम न्यू एस बोलते थे, राइट, न्यू एस, इसका फॉर्मूला होता था 4ss+1, राइट। ये ये है आपका स्पिन मोशन ड्यू टू स्पिन मोशन, चलो उल्टा कर लेते हैं, ये है आपका ऑर्बिटल मोशन। इसी तरह से ऑर्बिटल मोशन का भी फॉर्मूला होता है, राइट, ऑर्बिटल मोशन का फॉर्मूला होता है राइट, वेयर L is your orbital angular momentum, where L is your resultant orbital quantum number, right। So जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स वो क्या होगा, वो होगा आपका इन दोनों का सम, राइट, जिसको हम डिनोट करेंगे न्यू जे से, और ये ऐसे आएगा, जी यहां पे होता है स्प्लिटिंग फैक्टर, राइट, और J जो है ये है आपका रिजल्टेंट क्वांटम नंबर, J इज योर रिजल्टेंट क्वांटम नंबर, G इज योर स्प्लिटिंग फैक्टर, राइट, एंड न्यू L इज योर
मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो आपको मिला है दोनों को ऐड करने पे, राइट। इसके ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे हम, राइट। सो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स, राइट। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है दैट पैरामैग्नेटिज्म तो हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, राइट। और जो नेट अगर कोई पैरामैग्नेटिक है सब्सटेंस, राइट, या कोई आयन कोई पैरामैग्नेटिक है, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि स्पिन करता है, इसके स्पिन की वजह से इसके पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, राइट, जिसको हम इस फॉर्मूला से देते हैं, राइट। इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स, इलेक्ट्रॉन जब स्पिन कर रहा है, राइट, तो वो मूव भी कर रहा है, जब मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, राइट। सो ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन के पास जो रिवॉल्व कर रहा है, जो होती है दिस ऑर्बिटल मोशन, राइट, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, वो ये होता है। सो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ड्यू टू सम ऑफ दीज टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और इसमें हम ऑर्बिटल मोशन कंसिडर करते हैं, लेकिन हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं करते थे। द रीजन बीइंग, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स, दे आर डीप इनसाइड द इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड आर शील्डेड फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट का इस पर कोई फर्क नहीं है, इसलिए जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं n-2 शेल के f ऑर्बिटल्स में, वो रिवॉल्व करते रहेंगे, राइट। जब रिवॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से दे विल हैव ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, जो इससे दिया जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब जीरो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होंगे, ये और ये दोनों होंगे हमारे, ये और ये दोनों होंगे हमारे डाईमैग्नेटिक। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे पैरामैग्नेटिक आयंस, right, they will have a net magnetic moment and an orbital moment, right। और एक चीज ध्यान में रखना, जब हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो हम ऑर्बिटल्स कंसिडर करते हैं, राइट। 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे हम देखें अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 7 ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, कोई ऐसा आयन होगा जिसके सारे f ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आ जाएगा इस कैटेगरी में डाईमैग्नेटिज्म की। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी ये वाला केस हो जाएगा। जब ये केस हो जाएगा, राइट, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है f ऑर्बिटल में, राइट, तो ये वाला केस हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब भी 0 होंगे, राइट। इस केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 थे, राइट, और इस केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, राइट। सो सब्सटेंस क्या होगा हमारा, या आयन क्या होगा, डाईमैग्नेटिक, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कलर ऑफ द आयंस, राइट। अब कलर हमने पढ़ा था, कलर क्यों होता है किसी भी आयन का, कलर इसलिए होता है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, राइट। कहीं से अगर किसी आयन को एनर्जी मिलेगी, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जब लोअर से हायर ऑर्बिटल में जाएंगे, कोई कुछ लाइट एब्जॉर्ब करके, राइट, लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करके, राइट। सो बाकी जो लाइट होगी, ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी, उसकी वजह से हमें उसका कलर दिखाई देता है, राइट। सो अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी आयन के पास, राइट, सो वो आयन कलर्ड होगा, राइट। क्यों कलर्ड होगा? क्योंकि लोअर f ऑर्बिटल से वो हायर f ऑर्बिटल में चला जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके, राइट। सो अब हम कलर देखेंगे आयंस का। कलर ऑफ आयंस, कलर ऑफ आयंस, सबसे पहली चीज, कलर होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और एक चीज होती है जैसे डी ट्रांजिशन होता था, राइट, एक लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल होते थे, राइट,
ये पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, मैं ये समझाने के लिए आपको रेफरेंस दे रहा हूँ चीज़ों का। ये हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल होते थे, राइट। अब यहाँ पे जितने भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा, जिसकी वजह से कलर दिखाई देता है हमको। इसे बोलते थे हम डी ट्रांजिशन। अब ऐसे ही यहाँ पे होता है एफ ट्रांजिशन, राइट। जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड विल मूव टू हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट, जिसकी वजह से वो कलर्ड दिखाई देते हैं, राइट। अब जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 है, F7 है, F14 है, ये जनरली कलरलेस होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें F0 है तो कलरलेस है, लेंथेनम, राइट। देखिए F7 है तो भी कलरलेस है, F14 है तो भी कलरलेस है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेन स्मिथ, एक साइंटिस्ट थे मेन स्मिथ, ये इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी, आई एम सॉरी, कि जब कोई आयन विजिबल रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तभी वो कलर्ड होता है, राइट। सो आयन विल अपीयर colored if it absorbs light in visible region, right। अगर विजिबल रीजन की रेंज को, विजिबल रीजन की रेंज में लाइट एब्जॉर्ब करता है कोई आयन, तभी वो कलर्ड होगा। अगर अल्ट्रा वायलेट रेंज या इंफ्रारेड रेंज में लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो कलरलेस होगा, राइट। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सीरियम और गैडोलिनियम, सीरियम और ये आपका गैडोलिनियम, ये दोनों कलरलेस हैं, राइट। ये दोनों कलरलेस क्यों हैं? क्योंकि सीरियम जो है, सीरियम और गैडोलिनियम, राइट, ये देखिए सीरियम +3 स्टेट में और आपका गैडोलिनियम, ये दोनों अल्ट्रा वायलेट रेंज में लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, राइट, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो ये भी कलरलेस है, ये वाला आयन टर्बियम जो है Yb+3, ये भी कलरलेस है। ये कलरलेस इसलिए है क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रीजन में, ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है इंफ्रारेड रीजन में, इसीलिए कलरलेस है, राइट। और बाकी जो हैं, ये पेल येलो है, ये पिंक येलो है, रेडिश है, ग्रीन है, ये सब अल्ट्रा वायलेट, सॉरी, ये विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब होगी, राइट, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कलर्ड होगा आयन, राइट। जो भी आयन विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करेगा इट वुड बी कलर्ड, राइट। मेनली जो आयन्स हैं ये 2000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट। अगर ये रेंज यूवी में आ रही है, जो रेंज यूवी में आती है तो आयन कलर्ड होगा। अगर कोई इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट में आ जाएगी तो वो आयन क्या होगा, कलरलेस होगा, राइट। सो फॉर अ आयन टू अपीयर कलर्ड इट शुड एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन, राइट, नॉट इन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। एफ ट्रांजिशन हम समझ गए, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम यहां से देखेंगे, राइट। ये देखिए, ये वाला यहां से लेके सीरियम से लेके गैडोलिनियम तक जो कलर है, देखिए कलरलेस, ग्रीन, रेडिश, पिंक, येलो, पेल येलो, नियरली कलरलेस, कलरलेस, राइट। ये सारे कलर जो इस सीक्वेंस में है, सेम कलर इस सीक्वेंस में है, फ्रॉम लेंथेनॉइड, फ्रॉम ल्यूटीशियम आयन टू योर गैडोलिनियम आयन, राइट। ये देखिए कलर रेंज जो है आपकी, कलर सीक्वेंस, लेट्स कॉल इट कलर सीक्वेंस जो है वो सीरियम
सीरियम से गैडोलिनियम तक, राइट, और ल्यूटीशियम से गैडोलिनियम तक सेम है, राइट। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, कलरलेस ग्रीन रेडिश पिंक येलो, इसी तरीके से कलरलेस ग्रीन रेडिश पिंक येलो पेल येलो, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे हम, जैसे आयन विल अपीयर कलर्ड इफ इट एब्जॉर्ब्स लाइट इन विजिबल रीजन, राइट, और अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड में है तो कलरलेस होगा, विजिबल में है तो कलर्ड होगा। कलर सीक्वेंस, राइट, जो सेम है वो याद रखेंगे, और F0, F7 और F14 जिनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कलरलेस होंगे, राइट। और कलर्ड क्यों होते हैं? जब विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब होगी और FF ट्रांजिशन होगा, राइट। सो व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर F ऑर्बिटल टू हायर F ऑर्बिटल आफ्टर एब्जॉर्बिंग light of visible region, then that ion will appear colored, right? I hope this is clear. अब हम तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जस्ट रिकॉल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता था। अगर आपको डी ब्लॉक आता है अच्छी तरह से तो एफ ब्लॉक बहुत इजी है आपके लिए। जो डी ब्लॉक है, सॉरी जो एफ ब्लॉक है, अभी हमने मैग्नेटिज्म के टाइम पे बात करी थी कि उसके जो एफ ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, वो दे आर डीप इनसाइड, राइट। और जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम क्या बात करते, तो हमारा क्या मतलब होता है, जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आयन से, इन आयन से, ये जो आयन्स हैं आपके, इनसे लिगैंड इंटरैक्ट करें, राइट। That is interaction between ions and ligands, right? Ligands हैं आपके, ये क्या करेंगे, ये ions से interact करेंगे, right? Ions के d orbitals में हम देखते थे, जो d orbitals थे उनके electrons वो क्या करते थे, वो electrons अपने donate कर देते थे, right? या सॉरी जो उनमें क्या होता था, जो ligands होते थे, ligands लिगैंड्स क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स डी ऑर्बिटल्स को डोनेट कर देते थे, राइट। क्यों? क्योंकि उस केस में जो डी ऑर्बिटल्स थे वो अवेलेबल होते थे, राइट, बिकॉज दे आर वो काफी बाहर होते थे, राइट, दे वर नॉट डीप इनसाइड लाइक एफ ऑर्बिटल्स। बाहर होने की वजह से दे वर एबल टू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड एनवायरमेंट। आउटसाइड एनवायरमेंट में क्या है, लिगैंड्स, राइट। सो डी ऑर्बिटल्स ट्रांजिशन मेटल्स के केस में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, जो डी ऑर्बिटल्स थे दे वर एबल टू इंटरैक्ट विद द लिगैंड्स, राइट। सो देयर डी ऑर्बिटल्स वर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, राइट। बट इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स एफ ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। व्हाई? बिकॉज दे आर डीप इनसाइड द एटम, n-2 शेल में है, इनर टू पेनल्टीमेट शेल, राइट, जहां से वो लिगैंड से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, मुश्किल से करते हैं लेकिन नॉट वेरी इजीली, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर लेते थे, राइट। सो दैट इज व्हाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनमें मुश्किल होती है, राइट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज एफ ऑर्बिटल्स आर नॉट easily available because they are deep inside the atom. Simple reason, right? वहां पे हम देखते थे जो d orbitals होते थे वो हाइब्रिडाइज होते थे, राइट। हमने पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, जो हाइब्रिडाइज होते थे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिगैंड्स के साथ इंटरैक्ट करते थे, राइट। जब लिगैंड के साथ इंटरैक्ट करते थे तो बॉन्ड बना लेते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, राइट। लेकिन वो सब चीज यहाँ पे नहीं होती है। व्हाई? Because f orbitals are not available. F orbitals are not available, right? Because they are deep inside, right? और एक और रीजन है, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स का साइज बड़ा होता है, राइट, जिसकी वजह से जब बड़ा होगा तो बड़े आयंस जो होते हैं इसे इतना इजीली बॉन्ड नहीं बना पाते हैं दूसरे लिगैंड्स के साथ या दूसरे एटम्स आयंस के साथ, राइट, क्योंकि उनमें
उनमें और दूसरे आयंस में या मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, राइट। सो सेकेंड रीजन है ड्यू टू देयर बिगर साइज, राइट, दे आर अनेबल टू फॉर्म बॉन्ड्स, राइट, राइट, क्योंकि लार्ज साइज क्या करता है, दे हैव लार्ज साइज, बिगर साइज, ड्यू टू विच देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयंस एंड अदर्स, राइट। मेनली हम ये देखते हैं कि जो लेंथेनॉइड्स हैं, राइट, लेंथेनॉइड्स जो बॉन्ड बनाते हैं, राइट, या जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कीलेट कंपाउंड से बनाते हैं, कीलेट कंपाउंड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, राइट, क्योंकि उसमें जो रिंग विंग बन जाता था हम देखते थे वो स्टेबिलिटी देता था कॉम्प्लेक्स को, राइट। सो इसीलिए एफ ऑर्बिटल्स तो है नहीं, जब कुछ और चीज चाहिए होगी इनको, राइट, अब कीलेट कंपाउंड से इसलिए बना लेंगे क्योंकि वहां पे रिंग बनता है, राइट, स्टेबिलिटी के दूसरे रीजंस भी होते हैं, राइट। सो कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके साथ ये बना सकता हो वो है हमारे, जैसे बीटा डाइकीटोन होता था, कीलेट कंपाउंड, कीलेट सब्सटेंसेस, राइट, बीटा डाइकीटोन, राइट, एसिटाइल एसीटोन, इनके साथ इट फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। सो डू रिमेंबर दिस। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सिंपल है, एलॉयज। एलॉयज, दो इंपॉर्टेंट एलॉय हैं लेंथेनॉइड्स के, मिस मेटल, दूसरा है पायरोफोरिक एलॉय, राइट, दूसरा है पायरोफोरिक एलॉय। पायरोफोरिक एलॉय बुलेट्स बनाने के काम आता है, स्प्लिंटर होता है जो लाइटर का, उसके लिए शेल्स, बुलेट्स, इन चीजों को बनाने के काम आता है क्योंकि बहुत हार्ड होता है, राइट। सो दीज पायरोफोरिक एलॉयज दे कंटेन रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं, along with iron, aluminium, calcium, silicon, right? They contain lanthanoids जिनको हम rare earths कहते हैं, along with calcium, aluminium, right? All other elements, right? ये सब होते हैं इनमें, सिलिकॉन भी होगा, right? कार्बन भी होगा, और ये किस काम आते हैं मेनली? They are used to make bullets, right? शेल्स और लाइटर के स्प्लिंटर्स बनाने के काम आते हैं, राइट। इग्निशन डिवाइसेस, जैसे लाइटर होता है, इग्निशन डिवाइसेस बनाने के काम आते हैं, राइट। और एक मिस मेटल है, मिस मेटल में 90% अराउंड लेंथेनॉइड्स होते हैं और बाकी आयरन होता है, राइट। मिस मेटल इज एलॉय ऑफ लेंथेनॉइड्स विद आयरन, राइट। ये भी यूजफुल होता है, राइट। इट कंटेन्स 94% लेंथेनॉइड्स प्लस इट कंटेन्स 5% आयरन, राइट। इट कंटेन्स 5% आयरन और बाकी ट्रेसेस छोटे कम अमाउंट में दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, राइट। जैसे सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, राइट, कार्बन होता है, ट्रेस अमाउंट। तो ये दोनों याद रखना, राइट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अगर हम जितने भी ऊपर एलिमेंट्स देखेंगे, राइट, लेंथेनॉइड्स, इनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत मैच करती है आपस में, एंड दे आर रिएक्टिव। ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, दे आर सिल्वरी वाइट, अगर आप इन्हें एयर में रख दोगे तो दे विल लूज देयर लस्टर बिकॉज दे इजीली रिएक्ट विद एयर, राइट। और दे कैन इजीली form nitrides with nitrogen, right? They easily react with hydrogen, they react with water. So ये सब इनकी chemical properties हैं, right? They react with hydrogen to form hydrides, with nitrogen they form nitrides, right? And they
dissolve in warm water to liberate hydrogen, all this. Same electron